हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पे मैंने PYQ पेपर सीरीज चला रखा है। आज से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैं दो सब्जेक्ट को कवर करूंगा, एक आपका मैथ्स और दूसरा रीजनिंग। ठीक है। तो दोनों की क्लासेज आपको अल्टरनेट डेज पे मिलेंगी। तो आज आपका मैथ्स की क्लास PYQ पेपर 1 है। मैंने कुछ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उसी में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आप सभी को पता है कि 25 सेट में से बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन और थोड़ी से स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है। तो उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल को नहीं किए होगे सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि देखो वैकेंसी इस बार भी आपकी अच्छी खासी आ रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो सकता है ये वीडियो में कुछ कैलकुलेशन ऐसी होंगी जो आपके लिए इजीली साबित हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो एक बार वीडियो वॉच करना, देखना। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना। ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाना। हर एक तरह की अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और चैनल पे देता रहता हूँ। आप देख सकते हो मैं रेगुलर एक्टिव हूँ चैनल पे, हर एक अपडेट देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। चलो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 0.4x प्लस 1/x = 5 है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला होता है कि x+1/x अगर k है और हमसे x² + 1/x² पूछ लिया जाए तो हम कहते हैं कि k² - 2। और वहीं पे x³ + 1/x³ पूछ लिया जाए तो हम कहते हैं कि k³ - 3k। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि बेसिकली हम स्क्वायर और क्यूब ही करते हैं, बट ये डिराइव होके ये वाला फॉर्म आता है। बट ये आता कब है? जब आपका यहाँ पर कोफिशियंट 1 हो इसके साथ, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बट जैसे ही कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा तब ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। यानी कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत दिखेगा। तब हम क्या करेंगे? तो बेसिक वाले फॉर्मूला पे चलेंगे, यानी कि इन दोनों का क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो 0.4x प्लस 1/x का क्यूब होल क्यूब प्लस सॉरी इक्वल टू इधर 5 का क्यूब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका क्यूब जब हम करेंगे तो हमारे पास 0.064x³ प्लस 1/x³ तो आएगा ही आएगा। इसके साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट आएगी 3 × a × b में a+b। ठीक है। = 125। अब यहां से x, सॉरी यहां पर आपका x था, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.2। एक चीज गौर करने वाली चीज देखो, इसमें इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। सो देखो, हमें चाहिए क्या वाला, कौन सा पार्ट हमें चाहिए? ये वाला पार्ट। तो हम एज इट इज ये वाले पार्ट को एज इट इज रख देते हैं। प्लस यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/2। अब देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया ना, 0.4x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई है? 5। तो सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम करेंगे तो 12×5 = 60 यानी 6 आ जाएगा। और तब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 125 माइनस की 6 यानी कि 119 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ उसको प्राप्त होता है। यानी कि कोई मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है उस पे वो कहता है कि 28% का हम डिस्काउंट देंगे। उसके डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि यदि उसे एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 30 रुपए 80 पैसे, 1 मिनट रुक जाना, 30 रुपए 80 पैसे का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो, लाभ हमसे पूछा गया है कि 30 रुपए 80 पैसे का होता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली हमारे पास क्या दिया गया है कि 28% डिस्काउंट दिया गया है। तो सिंपली आप यहाँ पे 28% की ना फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 28/100। अब देखो, बात कही गई है डिस्काउंट की, तो ये वाली जो हो जाएगी वो हमारे पास, सॉरी, ये वाली जो हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमारे पास मार्केट MRP पे दिया जा रहा है। तो ये हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी। और इसमें से 28 माइनस करेंगे, डिस्काउंट की बात कही गई है तो इसमें से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 72। ये हमारी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस।
क्वेश्चन में यही कहा गया है कि सेलिंग प्राइस जो 72 रुपए है ना उस पे, यानी कि हम जब 100 रुपए में कोई सामान खरीद रहे थे और 28% छूट देने के बाद वो 72 का बेचे, 72 के बेचने पे भी हमें 20% का लाभ होता है। तो अब लाभ वाले पार्ट को देखोगे तो यहां पर अगर आप देखो, सॉरी सॉरी, जस्ट वेट, मैं क्या कर दे रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे लाभ वाले पार्ट, तो लाभ वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से 20% की वैल्यू कही गई है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20/100। तो 20 25 100 1, यानी कि हम 5 में खरीद रहे थे और 5 पे 1 की प्रॉफिट लेके 6 में बेच रहे थे। तो हम सिंपली कह सकते हैं 6/5। तो ये 6 हमारे पास एसपी हो जाएगा और ये हमारे पास सीपी हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एसपी जो हमारे अकॉर्डिंग एसपी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, बट क्वेश्चन में एसपी कितना दिया गया है, 72। तो इसका कितना गुना, 12 गुना। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस भी हमारा 12 गुना होगा, 60 रुपए। अब समझ में आया। यानी कि वो सामान जो है जिसकी मार्केट प्राइस एमआरपी जो थी वो 100 रुपए थी, सेलिंग प्राइस उसकी 72 थी, बट उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो था वो 60 रुपीज था। ठीक है, यानी कि 100 का हमने मार्केट प्राइस बताया, उस पर हमने 28% डिस्काउंट दिया और 72 रुपए में बेचा, लेकिन हमने एक्चुअल में 60 रुपए में ही खरीदा था। तो हमें पता चल पा रहा है यहाँ से कि प्रॉफिट हमारे पास कितने की हो रही है, 12 की। अब इस 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 का कहा गया है कि ये 3080। लेकिन अगर आप देखोगे ये प्रॉफिट कितने वाले कितने विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है 72 के विक्रय मूल्य पे। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इसका ये कितना गुना है, तो इसका ये 6 गुना है। तो उसी तरह यहाँ पर इसका भी 6 गुना होगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 184.80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को जरूर लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा कहा गया है कि 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर के से एक निश्चित मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 है। समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से समान मूलधन पर वार्षिक संयोजित रूप से, यानी कि देखो हमें पहले मूलधन निकालना होगा। ठीक है, मूलधन जब हम निकाल लेंगे, ओके, तो मूलधन जब हम निकालेंगे तो मूलधन निकालने के बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, उस पे समान अवधि के लिए 10% के प्रतिशत फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो सीआई और एसआई की जो डिफरेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं ना सीआई माइनस एसआई, ठीक है, इज इक्वल टू 1944। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीआई इज इक्वल टू एसआई प्लस 1944, ये कह सकते हैं ना। अब यहाँ से सीआई की फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी इंटू, हमें मूलधन नहीं पता है, ठीक है, 1 + 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पावर 2, ठीक है, माइनस पी इज इक्वल टू एस आई क्या है, पी आर टी होता है। पी आर टी कहने का मतलब 15 दूना 30, पी अपॉन में 100 प्लस 1944। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये 3, ये 20। तो हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि P इंटू 23, यानी कि 529 आ जाएगा। ठीक है, 529 अपॉन में 400 माइनस पी इज इक्वल टू 0.3 पी प्लस 1944। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी, यानी कि इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो जीरो, नहीं नहीं सॉरी, 1.4 चार एकम चार, 4 × 3 = 12, यानी कि 3225 पी माइनस पी इज इक्वल टू 0.3 पी प्लस 1944। ये वाली पी भी इधर ला दो, तो इधर से माइनस करेंगे तो 0.3225 पी माइनस 0.3 पी इज इक्वल टू 1944। तो यहाँ पे बचेगा 0.225 पी इज इक्वल टू 1944। तो पी की वैल्यू यहाँ से 1944 डिवाइडेड बाई 0.225, इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 86400। तो मूलधन तो हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है 86,400। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें समान अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए 10% पे, तो 10% पे निकालो, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन में 100। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 21 आ गया। तो 21% इसकी वैल्यू, यानी कि आप यहाँ से देखोगे तो हमारे पास जो है
ये जो मूलधन है वो हमारा 100% है। ठीक है। तो देखो, सिंपल सा आप यहाँ से चीजें देखो, 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 86,400, यानी कि इसका कितना गुना है, 864। तो कहीं ना कहीं इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 864। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट किसका, 4 है इसका, तो यही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि एक राम एक स्थान जेड से पी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, ठीक है, यात्रा करता है। उसने पहली 75% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत तय की, तो x/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंपल सा एक डिस्टेंस है, पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट है जिसका नाम है जेड और इसका नाम है पी। ठीक है। अब जेड से पी जो है हमारे पास कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो वाई किलोमीटर होगी। और एक चीज समझो कि ये जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो जा रहा है, तो यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लग रहा होगा। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी है, वाई, स्पीड हमारे पास कितनी है, 130 दिया गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आवर, यानी कि टोटल टाइम इसको इतना लग रहा है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की, यानी कि किसकी दूरी, तो वाई की 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25 × 75, 25 × 4 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3y/4 की दूरी जो है वो कितने समय में कर रहा है। तो भैया टाइम अगर यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ पे टाइम आपका निकल जाएगा 2/3। तो टाइम कितना लग रहा था, y/130 का 2/3। यहाँ से इसे काट दो, 6×2 = 12, 65 गुना कर दो, तो y/195। अब समझ में आया, यानी कि 3y/4 डिस्टेंस कवर करने में उसे y/95 यहाँ पे समय लग रहा था। अब जब वो 3y/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो उसकी शेष जो है वो कितनी दूरी बच गई, शेष डिस्टेंस, शेष डिस्टेंस हमारे पास क्या बच जाएगा, y - 3y/4। यहाँ से हमें पता चला कि 4y - 3y/4, दैट मीन्स की y/4। तो ये डिस्टेंस बचा है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी बचा है। तो अब टाइम हमारे पास कितना बचा है, तो पहले टाइम हमारे पास 1y/30 था। ठीक है, तो पहला टाइम हमारे पास 1y/130 माइनस y/195। यहां से इसकी एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 390 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे, 3y, यहाँ पे आ जाएंगे 2y। तो यानी कि y/, हमारे पास क्या आ जाएगा, 390। ये हमारे पास टाइम आ चुका है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे वाले लाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी है, y/4, कितने की स्पीड से कर रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो जब हमें स्पीड पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास शेष वाली कितनी है, y/4, और अपॉन टाइम, तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 390 ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, y से y कैंसिल, इसे काटेंगे तो 9×4 = 36, 3 7×4 = 28, 5×4 = 20। यानी कि हमें पता चल गया कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 97.5। ठीक है, 97.5। हमसे पूछा है कि x/2, तो इसका 2 कर देंगे, दैट मीन्स कि 48.75। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कहा गया मंजीत ने 22,000 रुपए में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी और इसके मरम्मत और रख रखाव पे 3,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 500 रुपये कम पे बेचता तो उसका लाभ क्या होता है। क्या कहा गया कि 22,000 में खरीदा, मरम्मत पे खर्च कितना किया, 3,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस, 22,000 में तो वो खरीदा ही, 3,000 रुपये उस पर खर्च भी किए, तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो 25,000 रुपये होगी। तो एक्चुअल में वो बाइक 25,000 में खरीद रहा है। ठीक है। कहा गया कि उसने फिर इसे 12% लाभ पर बेच दिया। अब 25,000 की चीज खरीदी गई है, उस पर 12% लाभ पे बेच रहा है, तो एसपी क्या आ जाएगा। तो सिंपली 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो 112 अपॉन में 100, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस है।
कॉस्ट प्राइस हमारी क्या दी हुई है, 100 ना होके कितनी है, 25,000। यानी कि इसका कितना गुना है, 250 गुना। तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 250 गुना। ठीक है, 250 गुना करो सेलिंग प्राइस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28,000। तो जब वो 28,000 में बेच, 25,000 में खरीद कर 28,000 में बेच रहा था, तो उससे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। अब क्वेश्चन में कहा गया है ना कि नहीं, उसे 500 रुपये कम में बेचना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 500 रुपये कम कर दो, तो 28,000 में से 500 रुपये माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27,500। अब वो 27,500 यानी कि 25,000 में खरीद कर 27,500 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसकी कितनी हो रही है, प्रॉफिट उसको हो रही है 2,500 की। 2,500 की कितने पे, 25,000 पे। परसेंटेज क्या हो जाएगा, 00001010, 25 कट गया 10, यानी कि 10%। प्रॉफिट हमारे पास कितने आ जाएगा, 10%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कहा गया कि वह छोटी से छोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूरी तरह विभाज्य है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सिंपली इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 180 इसका एलसीएम आएगा। अब देखो इसमें एलसीएम तो हमने 180 निकाल लिया, यानी 180 क्या है, 2, 3, 10, 18 और 20 से भी पूरी तरह विभाज्य है, छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है। अब यहां पर देखोगे, क्वेश्चन में कहा वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, यानी कि आपको स्क्वायर वाली संख्या, तो ऑप्शन पे आते हैं। तो 30 हमारा तो है, होगा नहीं। 180 तो खुद है, स्क्वायर तो है नहीं। 196 है, 14 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 900 जो है 30 का स्क्वायर है। अब हम इसमें से फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो जो संख्या इससे कट जाएगी वही हमारा इससे भी कट जाएगी। तो इससे एक ही संख्या कट रही है, 5 बार में ये जा रहा है, यानी कि 900 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 900। ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 80% और 90% शुद्ध अम्लीय विलयन को 87% शुद्ध अम्लीय विलयन का 20 लीटर प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। इस मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय विलयन की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे हम एलिगेशन वाले मेथड से लगाएंगे। तो 80% है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90% है, 87% है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे पास मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कितने लीटर बनाने के लिए, 20 लीटर बनाने के लिए। अगर सबको ऐड करें तो हमसे पूछा है 80 लीटर वाले, यानी कि इस वाले का पूछा गया है। तो ये 3, यानी कि 20 × 3/10। देखो जल्दीबाजी में लिखने का क्या मतलब होता है, ये कट गया 2 तिहाई 6, यानी कि 6 लीटर है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, खट, 2 मिनट में बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी, ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। सी दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु है। यदि एंगल ए सी बी 50 डिग्री है तो एंगल ए पी भी हमें बतानी है। तो बेसिकली एंगल पी हमें फाइंड करना है। ठीक है। थोड़ा सा फिगर हो सकता है कि आपको अच्छा ना मिले। ठीक है। मैं इसमें देखता हूँ कि कुछ है क्या ड्रॉ करने वाला। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ही बनेगा उसी को बनाते हैं। ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, इसकी केंद्र जो है ये है, जिसके नाम है ओ। यहाँ से एक 90 डिग्री पे ये एंगल है। पेन को किया जाए चेंज। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक 90 डिग्री का है, और यहाँ से देखोगे तो ये एक 90 डिग्री का है। ठीक है। ये ए है और ये बी है। यहाँ से कहा गया कि एक स्पर्श रेखा जो पॉइंट पी जो है उस पे ये दोनों जाके मिलते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट पी है, तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया है, सी जो है दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु, सी दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु है। तो दीर्घ चाप ए बी क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये
आपका यहाँ वाला होगा, ठीक है। तो ये वाली जो चाप है यही सी है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 50 डिग्री दी गई है। हमसे पूछा गया है ये वाले कोण, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि एंगल जो हमारा है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एंगल ए सी बी, यही होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें पता है कि 2, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 50। तो दैट मीन्स कि 100 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो 100 डिग्री आ चुका है। अब अब यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल में बात करो, ठीक है। तो आपको पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, 4 एंगल हुआ। इसकी सम कितने होता है, 360। तो यहां से एंगल ए 90, एंगल बी 90, एंगल ओ हमने अभी फाइंड किया 100, और एंगल पी तो पता ही नहीं है, यही तो फाइंड करना है, 360। इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा 280 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। तो एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 280। दैट मीन्स कि एंगल पी जो है हमारे पास वो 80 डिग्री आ चुका है। तो ये हमारे पास 80 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, एंगल ए पी बी, यही पूछा गया था, इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, एक बार सेशन अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ पे कहा गया संख्या 3426 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, डिजिट हमारे पास कितनी दी गई है, डिजिट हमारे पास दी गई है भैया 342 और 6 के संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखो, संख्या 6 से विभाज्य होने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि 6 से विभाज्य होने के लिए 3 और 2 का मल्टीपल, 2 का कहता है कि लास्ट में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या इवन इवन संख्या होनी चाहिए, वो 2 से डिविजिबल होगा लास्ट में अगर आपका होगा इवन संख्या तो। और 3 का डिविजिबल क्या कहता है कि सबका सम जो है वहां पर हमारे पास 3 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इनको ऐड करो तो 4 3 7 2 9 छ, ठीक है। देखो 9 तो कट जाएगा 3 से, 6, और यहाँ पर अगर आप 3 रखोगे तो 2 से नहीं कटेगा, 4 रखोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप 6 रख दो तो ये 2 से भी कट जाएगा, और 6 6 12 ये 3 से भी कट जाएगा। तो डेट मीन्स की के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और ये जो संख्या आएगी, यानी कि 3 4 2 6 6, ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो के की मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ऊंचाई बी डी त्रिभुज के कर्ण एसी पर खींची गई है। एडी जो है 6 सेंटीमीटर है, सीडी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये ए बी स्क्वायर है या पता नहीं स्क्वायर है, या ए बी या ए डी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसका। अच्छा चलो देखते हैं सॉल्व करके। कहा गया कि बी पर समकोण है, तो यानी कि एक ये वाला हमारा ट्रायंगल होगा, ये बी है, ये ए है, ये सी है, समकोण है, और एक कर्ण खींची गई है जो कि, अच्छा जस्ट वेट, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये हमारी पॉइंट डी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया कि एडी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, सीडी की लंबाई कितनी है, तो हमारे पास दी गई है 5 सेंटीमीटर, दिया गया है ना, ठीक है।
अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में तो दो ट्रायंगल अब बन गए हैं, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल, यानी कि आप देखोगे तो एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल, राइट। दो ट्रायंगल बन चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, सॉरी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किससे, ट्रायंगल ए सी बी से। क्लियर है? ए सी बी। क्लियर? और ये सिमिलर है किससे, ये वाले लास्ट वाले से, यानी कि बी सी डी से। क्लियर है? तो अब यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, बी डी टू। तो इसे हम लिख सकते हैं, बी डी टू हमारे पास क्या आ सकता है, ये बी डी टू है या बी डी स्क्वायर है, आई थिंक बी डी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। बी डी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, बी डी स्क्वायर ही होगा यहाँ पर। तो आई थिंक मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। तो बी डी स्क्वायर हमारे पास क्या हो सकता है, हम बात कर रहे हैं बी डी का। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए डी, ठीक है, ए डी इंटू, ए डी इंटू डी सी। क्लियर है? ए डी इंटू डी सी। सिमिलरली ए बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए डी इंटू ए सी। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे बी डी की बात करें तो ए डी इंटू हमने क्या कहा है, डी सी। तो ए डी की लंबाई कितनी है, 6, इंटू डी सी की लंबाई कितनी है, 5, ये 30 आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर ए बी की स्क्वायर के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें इसमें ये चीज पता है कि ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर तो हमने एक चीज फाइंड कर लिया, बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें चाहिए ए बी स्क्वायर। ठीक है। तो ए बी स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए डी इंटू ए सी। ठीक है। अब देखो, ए डी इंटू ए सी, ए डी की वैल्यू तो हमें 6 पता है, बट ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है। यहां से यहाँ की हमें ए सी की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी को हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं ना, ए डी इंटू सी डी। तो हम इस दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं 11। क्लियर है? तो 11×6 = 66 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 66। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर दो। तो 66 में हम क्या करेंगे, 30 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 96। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 है, एक्स ग्रेटर देन है 0 से, तो x³ प्लस 1/x³ के मान हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x के फॉर्म में चाहिए। तो जब भी आपका स्क्वायर वाला दिया गया है, ठीक है, जब भी आपका स्क्वायर दिया गया है तो उसे हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। जब भी हमारा स्क्वायर दिया जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया गया है ना हमारा x, यहाँ पे अगर आप देखोगे x² प्लस 1/x² दिया गया है कि, ठीक है, तो अगर इससे हमें x प्लस 1/x में जाना है तो हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। ठीक है। और k जो है उसमें से हम क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, रूट लगाएंगे, k की जगह पे 18 है, 18 माइनस हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 16। तो दैट मीन्स की 4 आ जाएगा। तो अब हमें पता चल चुका है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमें क्यूब चाहिए। तो 4³ माइनस 3, 4, 3 × 4, तो यहाँ से 64 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, दैट मीन्स 52। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 52 ही आएगा ना। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यही तो डिस्टर्ब गलती है। यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। तो ये यही मिस्टेक है। ठीक है। यहाँ पे देखो 20, और इसे अगर आप सोचोगे, देखो मैंने गलत बनाया और गलत ऑप्शन भी दिया गया था, तो यही होती है सिली मिस्टेक पेपर में। ठीक है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 चौक 20 यानी कि 2√5 हम लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्यूब करना चाहें तो 2√5 का क्यूब, ठीक है, -3 × 2√5। अब देखो सॉल्व हो जाएगा। 2×2 = 4, 25 √5 -6 √5। तो 20 में से चला जाएगा। हम्म 2 दूना, अच्छा क्यूब कर रहे हैं ना, 2×2 = 4। ओहो, यहाँ पे 40 हो जाएगा। एक और है ना, 40 √5 - 6 यानी कि 34 √5। यही आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और आंसर गलत आ रहा था। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया कि दो संकेंद्रित यानी कि इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पाथ इनक्लोज बिटवीन टू concentric circles is 264 centimeter, sorry, meter. The uniform width of the circular path is 3 meter. What is the area to nearest to whole number of the area of path? Okay. तो देखो इनर सर्कल की बात कही गई है। बहुत इजी है। आप यहाँ पे एक सर्कल ये ड्रॉ किया मैंने, बड़ा सर्कल, और एक सर्कल छोटा वाला ड्रॉ किया। सेंटर इसके, देखो थोड़ा सा फिगर का इशू है, बाद बाकी सब ठीक है। यहाँ पे कहा गया है ना कि आपके पास इसका जो परिधि जो दिया गया है 264 दिया गया है। तो परिधि जब हमारे पास 264 है, ठीक है, यानी कि हमारे पास परिधि की बात करें, परिधि हमारे पास दी गई है 264। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr = 264। तो यहाँ से 2×22/7 × R 264। तो ये निकाल लो आप, 22 से काट दो, 22 से कम 22, 4×22 = 44, 6 7 42, यानी कि आर हमारे पास क्या गया, 42 मीटर। यानी कि जो रेडियस है, वो रेडियस हमारे पास कितना है, 42 है, 42 मीटर है। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि वृत्त के पथ में एक समान चौड़ाई जो है 3 मीटर है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। ठीक है, 3 मीटर दिया गया है। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो बाह्य त्रिज्या होगी तो 42 और प्लस ये 3, यानी कि 45। तो इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, 45 आएगा। तो बाह्य त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 45। अब आपको फॉर्मूला पता ही है कि जब क्षेत्रफल इनर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या यानी इनर रेडियस और आउटर रेडियस होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई × R² - R², यही होता है फॉर्मूला। तो पाई यानी कि पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 22/7, इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 का स्क्वायर -42 का स्क्वायर। ठीक है, 45 का स्क्वायर इंटू में 42 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, ये देख लो और फिर माइनस कर दो 42 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो ये बेसिकली आप इसे ये लिखो, 22/7 ही रहने दो क्योंकि यही वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे ये 2025 माइनस, यहाँ पे हमारे पास 42 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1764। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 22/7 गुने में 261। ओके। तो हमारे पास आंसर कुछ 820 समथिंग आएगा। 820 हमारा अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक करते हैं। देखो मैं आपको पीवाईक्यू के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को आप देख के सीख सकते हो। कहा गया है कि एक संख्या ए और बी सी क्रमशः 30% 50%, संख्या ए और बी संख्या सी के 30 और 50% अधिक है। अच्छा, सी से 30 और 50% अधिक है। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। क्या है हमारे पास, ए है, बी है, सी है। कहा गया है कि ए जो है सी से, तो सी 100 है, तो ए उससे 30% अधिक, 130, और बी 50%। तो 1010 10, तो 13:15। तो हमसे पूछा गया कि ए और बी का अनुपात, तो 13:15 ऑप्शन नंबर। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका। कहा गया है कि एक कॉलेज
छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का भोजन था। ठीक है, भोजन है। 10 दिन बाद कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया गया। तो पता चला कि भोजन अब 21 दिन और चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में भेजा गया? तो देखोगे तो यहाँ पे टोटल अगर आप बात करो तो 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन था। ठीक है, तो 250 लड़कों का अगर टोटल यहाँ पे निकाल लोगे, अगर टोटल वर्क यहाँ से निकालोगे, टोटल, तो हम कह सकते हैं ना कि 25 दिन के लिए था ये 350 का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 87। इतनी यूनिट आ जाएगी। अब इसमें से क्या हुआ ना कि 10 दिन तक कितने कैंडिडेट ने खाया? 350। तो 350 गुने 10 यानी कि 3500। इसमें से आप 3500 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना? 5250। ठीक है, 5250 इतना बचा हुआ है रिमेनिंग। क्लियर है? 5250 टोटल बचा हुआ है। हाँ, इसमें से कुछ लड़के निकल गए, यानी कि 350 में से एक्स लड़के निकल गए। भोजन कितने दिन और चलेगा? 21 दिन। M1 D1 आपको पता है। यहाँ पे आप देखो ये टोटल कितना बचा है? 50। यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको। अगर हम इसे काटें तो 7 से ही मैं काटता हूँ इसे। 7 से कट जाएगी। 7 7 49। ठीक है, 3 7 5 35। 7 7 49, 7 5 35। 7 या 21 काट दो इसे। 25 3 75, 250। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 100। यानी कि 100 दिन और भोजन चलेगा। सॉरी, 100 दिन, 100 लड़के जो है ट्रांसफर किए गए। भोजन में कह रहा हूँ, 100 लड़के जो है ट्रांसफर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त, ठीक है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर बिंदु ए और बी, पी ए बी बी। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है ना जो आपका पिछला मैंने कराया था। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिंपल सा ये कर दो। सेंटर आपका ये है, एक ये है, एक ये है। ये ए है, ये बी है। यहाँ से एक ये है, एक ये है, जो आपका पी पे मिल रहा है। क्वेश्चन में इस बार क्या दिया गया है? ये तो आपका 90 डिग्री है, ये अभी आपका 90 डिग्री है, ये आपका ओ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दूसरे को इतना, यानी कि इसकी एंगल दी गई है। ठीक है, इसकी एंगल दी गई, हमसे पूछा गया है AOB, इसकी माप बताना है। तो इसकी माप बताने के लिए हमें क्या पता है? हमें ये एक आपका यहाँ पर चतुर्भुज बना। चतुर्भुज के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। तो हमें पता है कि 90 + 90 प्लस एंगल ओ प्लस 42 इज इक्वल टू 360। यहाँ से 180 और 42 ऐड कर दो। तो 180 और 42 हमारे पास कितने आ जाएंगे? एंगल ओ इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 माइनस 80। तो 200, 2 4 12, 2 8 4 12, सॉरी। जस्ट वेट। 180 है ना, 8 4 12। ठीक है, दो होगा, 8 4 12, और वहां पे हमारा 222। ठीक है, 222 जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 138 डिग्री पड़ेगा, जो कि ऑप्शन। अच्छा, 138 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ओ आएगा, राइट। 138 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है? ए और बी। ठीक है, 138 डिग्री जब होगा तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? एंगल, अच्छा ओ की बात कही गई है, ठीक है। तो देखो हमने एंगल ओ तो फाइंड कर लिया कि ए ओ हमारे पास 138 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एंगल, यानी कि ट्रायंगल ओ ए बी की अगर हम देखें, रेक्टेंगल ओ ए बी, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये वाला। और यहाँ से आप इसे ड्रॉ कर दो तो ये वाला पार्ट तो बन रहा है ना रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में इसमें ये 138 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर समझोगे कि यहाँ पर आप
तो ये जो हमारे पास है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है हमारा वृत्त की त्रिज्या है, ये वाली और ये वाली आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो दो समान भुजा वाली समद्विबाहु बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल ओ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ना कि एंगल ओ बी ए, दोनों तो सेम है, ये आर और ये आर, राइट। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि 2 r डिग्री एंगल हो जाएगा प्लस 138 डिग्री, ये आर आ जाएगा, ये भी आर डिग्री, तो ये टोटल 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस करें तो 2 r डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 138 डिग्री, तो यहाँ से 2 r डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 डिग्री। और यहाँ से इसे काट देंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 21, ठीक है। तो 21 यानी कि एंगल ए ओ बी जो है हमारे पास 21 डिग्री आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कहा गया कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई की संख्या 7, 24 और 30 के समानुपाती है, वह त्रिभुज क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो, जिसकी लंबाई हमारे पास क्या दी गई है, 7, 24, 30, ठीक है। तो 7, 24, 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7, 24, 30, आ, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी की, ठीक है, तो एबीसी की भुजाएं क्या होगी, ए बी सी, यानी कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये ए बी और सी है, ठीक है। तो ये ए बी और सी, ठीक है। तो ये भुजा है। तो आप अगर हम कहें कि यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर अगर हम कहें एक चीज कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना लेस देन होगा किससे, सी स्क्वायर से, तो ये एक अधिक कोण बनेगा, यानी कि समकोण डिग्री बनेगा, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता है ना कि समकोण आपका कब होता है, जब इन दोनों का भुजा का वो ज्यादा होगा, ठीक है, कर्ण आपका ज्यादा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7, यहाँ पर तो मैं मान लेता हूँ कि 7a, ठीक है, 7a का स्क्वायर कर दो प्लस 24b का स्क्वायर कर दो, या आप ऐसे कर दो ना, 7a का स्क्वायर 20a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो ये आपका 49a स्क्वायर प्लस में 529, नहीं, 24 रुपये, यहाँ पर आएगा 576, राइट, 576 बनेगा, 76 ही आता है ना, शायद 76 ही आता है। ये ऐड करोगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है, 625 ए स्क्वायर आएगा। और अगर आप 30 का सिर्फ स्क्वायर करोगे, 30 वाले का 30 का स्क्वायर करोगे तो ये 900 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमें ये इंडिकेट करता है ये वाला, तो यहाँ पे ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में थे। अगली क्लास जो आपका रीजनिंग का होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल को नहीं किए होगे सब्सक्राइब तो कर लेना सब्सक्राइब। देखो, मैं आपको एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रहा है। एक तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बैच लाइव है, दोनों के लिए। सीजीएल आपका यहाँ पर 2025 के लिए भी फाउंडेशन बैच लाइव है। आप चाहें तो आप हमारे ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा 75 डेज टारगेट बैच, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को जो है ख्याल रखिएगा।